हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और आज हम लोग की क्लास जो होगी रिवीजन टाइम होगा, यानी रिवीजन क्लास रहेगी। अब तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ जो स्टडी किया, बहुत सारे जो हमारे वीडियोस हैं उसमें जिन बातों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, और आप तो उसके आधार पर जो है आज हमारी क्लास जो होगी वो रिवीजन से संबंधित होगी। आज हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवीजन के रूप में लेकर के आए हैं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप इनको अच्छे से और तैयारी कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे, साथ साथ आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप अपने पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे, जिससे कि आप उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़रूर नोट कर लें जो एग्ज़ाम में आपको हेल्प करती हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में हम इस तरफ चलेंगे। आज सीधे सीधे रिवीजन पर रहेगा, किसी तरह के हम लोग कंटेंट पर डिस्कशन नहीं कर रहे होंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आने जा रहे हैं और आपके लिए वो कितने फ़ायदेमंद होंगे। तो आज हम लोग अब इसकी तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, सीधे बात करेंगे, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है और चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास में सीधे बात मनोविज्ञान पर आधारित होती है। और मनोविज्ञान को लेकर के क्या क्या बातें की जाती हैं, बहुत सारी बातें मनोविज्ञान पर आधारित होती हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो हमारा इसी पर आधारित होगा कि मनोविज्ञान क्या है ना। एक व्यवहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है ना। तो क्या व्यवहारिक विज्ञान है? ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है कि मनोविज्ञान को एक व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है, लेकिन यह शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, केवल मनोविज्ञान की बात नहीं कर रहे। अगर केवल मनोविज्ञान की बात करेंगे तो वो व्यवहारिक विज्ञान हो जाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपने जो चेतना को त्यागा, मन को त्यागा, और अंत में जो है आत्मा का त्याग करते हुए मन को अपनाया, और उसके बाद चेतना को अपनाया, और चेतना के बाद व्यवहार को अपना लिया। तो ये मनोविज्ञान के आधार पर। लेकिन हम जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो ये नहीं आएगी। फिर विशुद्ध विज्ञान है। ये विशुद्ध विज्ञान प्योर साइंस नहीं है, ये विशुद्ध विज्ञान भी नहीं है। क्या ये उपयुक्त में से कोई नहीं है? ऐसा भी नहीं है। बात करेंगे मानक विज्ञान की, स्टैंडर्ड साइंस। तो ये स्टैंडर्ड साइंस है, अर्थात ये एक मानव विज्ञान है। और मानक विज्ञान कैसा विज्ञान होता है? मानक विज्ञान वो विज्ञान होता है जिसकी कुछ चीज़ें निर्धारित होती हैं। तो मानक विज्ञान के अंतर्गत इसमें अनेक ऐसी बातें हैं जो इस बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करती हैं। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मनोविज्ञान की भी बात करते हैं और बाल विकास की भी बात करते हैं, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बाल विकास की भी बात करते हैं, और इसके अंतर्गत हम बाल विकास के साथ साथ उसके शारीरिक विकास की भी बात करते हैं। तो इस तरह से वृद्धि की भी बात करते हैं, विकास और अभिवृद्धि की बात करते हैं। तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चे की विकास और अभिवृद्धि दोनों पर बात करते हैं। तो इसलिए ये मनोविज्ञान कैसा हो गया? स्टैंडर्ड हो गया, मानक हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये। चलेंगे अगले की तरफ, और अगला प्रश्न होगा हमारा, जैसा स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं। मानव विकास को कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं? तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो सीधी सी बात है कि जब हम मानव विकास की बात करते हैं तो विकास के दो रूप होते हैं। विकास के दो रूप होते हैं। विकास के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक। औपचारिक रूप में हम क्या कर रहे होते हैं? बच्चे के शारीरिक विकास की बात करते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास,
संवेगात्मक विकास, ठीक, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा का विकास, और अनौपचारिक रूप से हम नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, भावनात्मक विकास, भावात्मक विकास, धार्मिक विकास, इसे आध्यात्मिक भी कह सकते हैं, जैसे विकास की बात करते हैं। तो इस तरह से अब देखेंगे हम अपने ऑप्शंस को मिला करके। तो औपचारिक के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक। तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। तो क्या हुआ कि यहाँ पर विकास, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन से इसमें विभाजित किया जाता है? तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, जबकि हमें क्या करना है, अलग अलग समझना है। तो औपचारिक रूप से बात करना है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, है ना, मनोवैज्ञानिक भी आ गया, मनोविज्ञान के अंतर्गत ही तो संज्ञानात्मक आता है। संवेगात्मक और सामाजिक भी आ गया, तो इसलिए ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, तो ये भी आध्यात्मिक, यानी धार्मिक को आध्यात्मिक कहते हैं, ये भी इसमें मिक्सअप हो गया। इसलिए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास। तो ये विकास कैसा विकास होता है? मानव विकास कहलाता है। मानव विकास को इन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे हम औपचारिक कहते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न होगा कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? इसको बड़ा कर लेते हैं। शिक्षा शास्त्र के रूप में किया जाता था, समाज शास्त्र के रूप में किया जाता था, दर्शन शास्त्र के रूप में किया जाता था, या अर्थशास्त्र के रूप में किया जाता था? तो इस तरह से इसकी बात करेंगे। ठीक, तो देखेंगे। तो प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में करते थे? तो आत्मा का प्रयोग हम दर्शन शास्त्र में करते थे। तो इस तरह से ये यूनानियों द्वारा बताया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, दर्शन शास्त्र। शिक्षा शास्त्र में नहीं करते थे, समाज शास्त्र में नहीं करते थे, अर्थशास्त्र में नहीं, दर्शन शास्त्र में करते थे। तो इस तरह से आत्मा का विज्ञान माना गया था, है ना। दर्शन ही बाद में जाके फिलॉसफी ही जो है साइको बनी, मनोविज्ञान बना। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किस रूप में किया जाता है? किशोरावस्था के रूप में, जीवन पर्यंत किया जाता है, जन्म से किया जाता है, गर्भकाल में किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। अभी हमने आपसे बात की थी कि जब बच्चे के बाल विकास की हम बात करते हैं, बाल विकास की जब बात की जाती है तो इसके दो पक्ष होते हैं। बाल विकास के पक्ष दो होते हैं। एक क्या कहते हैं हम इसमें, एक होता है अभिवृद्धि और दूसरा होता है विकास। ठीक, एक होता है अभिवृद्धि और दूसरा होता है विकास। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन कहाँ से करेंगे हम? तो बच्चे के, अगर हम इसकी बात करें ना, विकासात्मक की, यानी कि अभिवृद्धि या ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किशोरावस्था इसका आंसर हो नहीं सकता, जीवन पर्यंत इसका आंसर हो नहीं सकता, गर्भकाल और जन्म से। गर्भकाल की बात करेंगे तो वो किससे संबंधित हो जाएगा? अभिवृद्धि से संबंधित हो जाएगा। हम बच्चे के जन्म, गर्भकाल से जो है बच्चे की बात करते हैं तो ग्रोथ की बात करते हैं, अभिवृद्धि की बात करते हैं। जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करेंगे, इस पक्ष की करेंगे, तो वो जन्म से कहलाएगी। जन्म के बाद से बच्चे के व्यवहार को देखना, बच्चे का रोना, बच्चे का क्रियाकलापों को करना, हाथ पैरों को पटकना, अपनी आँखों को, नेत्रों को, रेटिना को ध्यान केंद्रित करना, किसी वस्तु को देखना, ये सारी चीज़ें बच्चे की धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं। तो ये विकास कहलाता है ना। तो इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न होगा हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि।
शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन एक अध्यापक को क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपना शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। तो सीधी सी बात है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि बालक की विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां जो होती हैं, उसकी जो रुचियां होती हैं ना, इन सबको समझने के लिए। तो एक अध्यापक को बालक की रुचियों, आदतों, अभिवृत्तियों, व्यवहारों आदि एवं और जोड़ देते हैं, एवं व्यक्तिक भिन्नता के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। ठीक, तो इस आधार पर इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है, ये कोई बात नहीं रही। इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सकता है, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली इन बातों का ज्ञान करके बना सकता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और होगा प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? राइस एवं कार्लमैन ने, वुड ने, है ना, कॉलिंस एवं ग्रेवल ने, या विलियम वुंट ने? तो विलियम वुंट ने प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। इसमें सीधे सीधे नाम है, तो ये फैक्ट टू फैक्ट बात है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। विलियम वुंट वो पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक रूप में, यानी प्रयोगशाला स्थापित की थी इसकी, और प्रयोगात्मक रूप में इसको प्रस्तावित किया, इसको प्रस्तुत किया था। तो इसलिए इसका आंसर आएगा विलियम वुंट। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? अध्यापक का है, प्रशासक का है, बालक का है, या अभिभावक का है? बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे यहाँ पर शब्द लगा हुआ है बाल। आपको अपने एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है, तो आप तुरंत क्या करेंगे? उस शब्द के साथ जाएंगे। यहाँ पर बाल शब्द लगा हुआ है, इसमें देखिए कहाँ पर बाल आ रहा है, यहाँ पर बाल इसमें आ रहा है बालक में, इसलिए इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? बालक का। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का। इसलिए शिक्षा, है ना, शिक्षा कैसी है आज की, यानी कि शिक्षा को बाल केंद्रित माना जाता है। बाल केंद्रित माना गया है ना। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा को क्या माना गया है? बाल केंद्रित माना है। बाल केंद्रित, बच्चे को ध्यान में रख करके चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात की जाती है ना। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, बच्चे को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम बनाया जाए, तो बच्चे को ध्यान में रख करके खेल कूद के क्रियाकलाप, बच्चों को ध्यान में रख करके स्कूलों की अनेक करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों के लिए होती हैं। तो इसलिए आज की शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। अब यहाँ पर ध्यान देना है प्रश्न के इस भाग पर, केंद्र बिंदु की तरफ ध्यान देना है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है विद्यालय, नहीं, है ना। यहाँ पर भी क्या शब्द आ रहा है? बाल शब्द आ रहा है इसमें भी, इसलिए उसका केंद्र बिंदु विद्यालय नहीं हो सकता। शिक्षण प्रक्रिया नहीं हो सकती, अच्छा शिक्षक, बालक, यहाँ भी बाल शब्द लगा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बालक, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक। वही चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात इसमें भी की जा रही है। मानव विकास है, मानव विकास कैसा है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, और 1 और 2 दोनों।
तो बाल विकास कैसा होता है? बाल विकास कैसा होता है? जब बच्चे की विकास की बात की जाती है तो अभी हमने कहा था वृद्धि, है ना, और विकास, वृद्धि और विकास की बात करते हैं। वृद्धि और विकास की बात करते हैं। वृद्धि और विकास दो चीजें चलती हैं। तो इस तरह से वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या होती है? इसमें हम चीजों को गुणा भाग करते हैं, यानी मेजरमेंट करते हैं, नाप तौल करते हैं। तो मात्रात्मक होती है ये, क्योंकि इसमें माप तौल की जाती है। माप तौल की जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये मात्रात्मक होती है। विकास ये कैसा होता है? गुणात्मक होता है। गुणात्मक, इसमें, है ना, विशेषताएं बताई जाती हैं। विशेषताएं बताई जाती हैं। बताई जाती हैं, इसलिए ये कैसा हो गया? गुणात्मक। तो इसलिए आंसर क्या होगा? ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। मानव विकास कैसा है? मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। इसका मेजरमेंट भी कर सकते हैं, इसकी विशेषताएं बताते हैं ये। यहाँ एक बात जरूर कहेंगे कि विकास के अंतर्गत क्या आती है? बुद्धि। विकास के अंतर्गत क्या आती है? बुद्धि आती है ना। मानसिक विकास आता है इसके अंतर्गत, तो बुद्धि आती है ना। मानसिक विकास की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या आती है? बुद्धि आती है। मानसिक विकास, तो बुद्धि का क्या होता है? मापन किया जा सकता है। मापन किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। मापन किया जा सकता है, तो इसलिए ये भी मात्रात्मक हो गया। इसलिए दोनों को मिलाकर कहते हैं कि ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, ठीक है। चलेंगे अगले स्लाइड की तरफ, और अगली स्लाइड होगी हमारी, यानी अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान कैसा है ना। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जब हम वृद्धि या अभिवृद्धि की, ग्रोथ की बात करते हैं तो जन्म से, है ना, पहली अवस्था से शुरू करते हैं, अर्थात गर्भधारण से शुरू करते हैं। बाल विकास शुरू होता है गर्भधारण से, गर्भधारण से, है ना। इसके लिए 2 सप्ताह होती है, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बीजावस्था। बीजावस्था होती है ये, है ना। जर्मिनेशन पीरियड होता है, बीजावस्था होती है। और यहाँ से लेकर के हम कहाँ तक बात करते हैं? वृद्धि के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, इसमें हम किसकी बात करते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत हम बच्चे के विभिन्न प्रकार के जो उसकी अभिवृद्धियां हैं, है ना, उसकी बात कहाँ तक करेंगे? तो किशोरावस्था में, किशोरावस्था में शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अतः गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के बात बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसमें विभिन्न बातें होती हैं, क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें आएंगी और भी बातें, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो बात करेंगे कि केवल शैशवावस्था की बात इसमें नहीं करते, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन इसमें नहीं करते, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन नहीं करते, बल्कि गर्भावस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ये। चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड होगी हमारी कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? विषम केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। अभी अभी हमने बात की थी कि मनोविज्ञान में शिक्षा का क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान क्या है, तो बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात इसके अंतर्गत की जाती है। इसलिए इसका शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान जो है इस क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में है।
अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, और अभी वह एक प्रकार से व्यवहार को संयोज्य है। ये कथन किसका? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, एग्जाम में कई बार आता है। भले ये आपको आसान लगे, आपने बहुत अच्छे तरह से इसको याद रखा हुआ है, लेकिन ये जो है एक तरह से कहा जा सकता है कि कई बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसकी तरफ जो ध्यान देंगे तो कहेंगे कि इसका आंसर किसका है, यानी क्या आएगा इसका, तो ये कथन वुडवर्थ का है। ठीक है, ये कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो यार चलिए ध्यान देंगे, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं में अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उपयुक्त सभी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास वंशानुक्रम और वातावरण की बात करता है, तो वातावरण पर बाल विकास का अध्ययन पर प्रभाव पड़ता है, ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का, इसमें विभिन्न अवस्थाओं की बात की जाती है ना। उधर अगर हम बात करें तो वंशानुक्रम और वातावरण की बात की जाती है ना। बाल विकास के अंतर्गत वंशानुक्रम और वातावरण की बात की जाती है ना। इसके अंतर्गत विभिन्न अवस्थाओं की बात की जाती है, विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने जो है इस संदर्भ में अपने सिद्धांत दिए हैं। तो कह सकते हैं कि गर्भावस्था से लेकर, गर्भावस्था जिसे स्टार्ट करते हैं बीजावस्था से, इसकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं, गर्भावस्था से लेकर अंत यानी कि जीवन पर्यंत हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं किसका? विकास का, है ना। जीवन पर्यंत विकास का अध्ययन करते हैं, वो भी बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी हम अध्ययन करते हैं, तो ये बात भी सही हुई। व्यक्तिगत विभिन्नता, तो इसका मतलब है कि सभी सही हो गए। ठीक, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न होगा हमारा 14वां प्रश्न कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ऐसा कहाँ होता है? बच्चे अपने से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वही बच्चे सीखते हैं। तो ओवरऑल क्या होगा कि ये आंसर गलत हो जाएगा। बात करेंगे कि विद्यालय में बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं। इसके बाद है कि विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। ऐसा नहीं है, पूर्व ज्ञान बच्चों के पास होता है, इसलिए ये भी कथन गलत हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। कष्ट तो होता है लेकिन हमेशा कष्ट नहीं होता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा कि बच्चे स्वयं से अपने ज्ञान का सर्जन करते हैं। जीन पियाजे ने इसी को क्या कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वे अपने अनुसार संसार का अन्वेषण करते हैं। तो इस तरह से ये वाला आपकी बात आंसर के रूप में होगी, ये आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। बंद करो यार इसको, क्या करो। तो बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर किस चीज़ का है? बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के अंतर्गत मुख्य अंतर किस चीज़ का है? अध्ययन पद्धतियों का, क्षेत्र का, कार्य का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, बाल मनोविज्ञान का तथा बाल विकास का सबसे प्रमुख अंतर किस चीज़ पर आता है? अंतर देखते हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, है ना। तो कई तरह का अंतर होता है। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, इसमें अगर हम देखें तो इसमें बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन पद्धतियों,
पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है, व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, ठीक, व्यक्तिक विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिक विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, ठीक। इसके साथ साथ व्यक्तिक विभिन्नता और अनेक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, अनेक सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। यहाँ बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की बात करते हैं, इसके अंतर्गत मानसिक विकास की बात करते हैं, इसके अंतर्गत संवेगात्मक विकास की बात करते हैं, इसके अंतर्गत सामाजिक विकास की बात करते हैं, ठीक, इसके अंतर्गत भाषागत विकास की बात करते हैं। तो इस तरह से ये इसके अपने अलग भाग हैं, ये इसके अपने भाग हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये दोनों मिलकर के क्या कहलाएंगे, क्षेत्र। क्या कहलाएंगे, क्षेत्र। ये इनके क्षेत्र है, इसका अलग क्षेत्र है, इसका अलग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास के प्रमुख अंतर क्षेत्र का है, कार्य का नहीं है, अध्ययन पद्धतियों का नहीं है। अध्ययन पद्धतियां तो दोनों की मिलती जुलती हैं, संवेगात्मक और व्यक्तिगत विभिन्नताओं में हम एक ही जैसी चीज़ों की बात करते हैं। तो इसलिए चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषण का पिता के रूप में स्वीकार किया गया है? तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था, है ना, सिगमंड फ्राइड ने दिया था, एरिक एच एरिक्सन ने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने दिया, या जीन पियाजे ने? तो बात करेंगे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो क्या कहा गया कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान होती है, जो अधिकांशतः दबी या डूबी होती है, ठीक। तो ये बात किसके संदर्भ में की जा रही है? ये बात चेतना के संदर्भ में की जा रही है ना, चेतन, अर्धचेतन, है ना, जैसी बातें किस संदर्भ में की गई है, अर्थात कौन है इसका प्रतिपादक? तो सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा? सिगमंड फ्राइड ने चेतना के रूप में अहम और परा अहम की बात की है। तो इसके प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड है, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और बाल विकास के गुणात्मक परिवर्तन की पहचान किससे करेंगे हम? तो बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन अभी हमने बताया कि जिसमें मात्रात्मक बात की जाए, जिसमें मात्रात्मक, है ना, पक्ष हो, मात्रात्मक पक्ष हो, वह क्या कहलाएगा? गुणात्मक। सॉरी जिस पक्ष में विशेषताएं या गुण आदि होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गुणात्मक कहा जाता है। उन्हें गुणात्मक कहा जाता है। तो इस आधार पर दांत, बाल, दृष्टि, ये सब क्या है? ये सब तो पक्ष हैं, ठीक है। मुख्य रूप से क्या आएगा? वजन क्या होता है? घटता और बढ़ता है। दृष्टि घटती बढ़ती नहीं है। बाल ठीक है, वो लंबे होते हैं, काट लेते हैं, दांत निकलते हैं लेकिन स्थायी हो जाते हैं। तो इस तरह से जिस पक्ष में विशेषताएं और गुण आदि की बात की जाती है
उस पक्ष को क्या कहा जाता है? गुणात्मक पक्ष कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। तो अगले प्रश्न की तरफ, बाल विकास से तात्पर्य है ना, बाल विकास से क्या तात्पर्य है? थोड़ा सा व्यवधान हुआ, आप समझ रहे हैं कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं इस तरह की रिकॉर्डिंग के समय में। हम लोग की ये सब नॉर्मल है, चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये हम लोग का कोई फिल्म का स्टूडियो नहीं होता है, नॉर्मली क्लास होती है और उसी क्लास में हम लोग एक जगह पर अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। आप समझ रहे हैं, सभी चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। कई टीचर आते और जाते हैं लोग, तो उसमें कुछ व्यवधान हो जाता है। चलेंगे अगली तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन होगा कि बाल विकास से तात्पर्य है क्या है? तो इसमें खाली स्थान में क्या आएगा? और परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होती है। जैविक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, गुणात्मक, अनुभवजन्य, मात्रात्मक, बचपन, वयस्कता और किशोर, बचपन, जल्दी, देर से, है ना। तो इसमें से कौन सा पक्ष ऐसा होगा जो इसके अंतर्गत आएगा? तो देखेंगे रख करके एक के बाद एक, 1 बाय 1। तो बाल विकास से तात्पर्य क्या आएगा? जैविक, रख के देखते हैं। ठीक, जैविक, मनोवैज्ञानिक, ठीक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक। अब देखते हैं, बाल विकास से तात्पर्य जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं, है ना। तो ये आंसर ही सही है और इस तरह से जो है ये सही आंसर होगा। गुणात्मक, अनुभवजन्य, मात्रात्मक ये थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, तो सही आंसर होगा ये। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा मुरे, एडलर, क्रो एंड क्रो और जेबी वाटसन है। तो इस सीधे सीधे इस पर हम आंसर पे ही जाएंगे, फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं क्रो एंड क्रो की। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला होगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, गुरु नानक देव। ठीक, तो इनमें से कौन आएगा? तो हम जानेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? मुंबई में। ठीक है, जिससे पहले बंबई कहते थे। तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक, कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद के द्वारा क्या किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु राम कृष्ण परम हंस थे, ठीक ना। के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। तो स्वाभाविक सी बात है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय किसके लिए जाने जाते हैं? राजा राम मोहन राय समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? बाल विवाह एवं सती प्रथा पर रोक लगवाई थी। क्या करवाई थी? रोक लगवाई थी। बचे गुरु नानक। तो गुरु नानक जी ने क्या किया? गुरु नानक ने सिख धर्म, है ना, सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरह से ये इनके हो गए। तो सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर स्वामी विवेकानंद हो गया। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और
अगला प्रश्न होगा हमारा, संघर्ष का अर्थ या साधन है। संघर्ष किसका अर्थ क्या है और साधन क्या है? व्यवहार का विघटन, अक्षमता, उद्देश्यों और लक्ष्य के लिए असंगति और सुरक्षा की भावना। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया है, संघर्ष का अर्थ भी पूछा गया और साधन भी पूछा गया है, तो फिर भी इसके आंसर के साथ जाएंगे। थोड़ा सा एक साथ दो बातों को मिक्सअप किया गया है इस प्रश्न में, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसके साथ जाएंगे। व्यवहार का विघटन इसे नहीं मानते, अक्षमता नहीं है ये, संघर्ष, उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए असंगति और असुरक्षा की भावना। तो बाल विकास के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं बाल विकास के, हमने बाल विकास के पक्ष या बाल विकास के प्रमुख तत्व की बात करते हैं। बाल विकास के प्रमुख तत्व, तो बाल विकास के दो प्रमुख तत्व होते हैं, कौन कौन से? अनिवार्य और आवश्यक। ठीक, बाल विकास के दो पक्ष होते हैं, अनिवार्य और आवश्यक। अनिवार्य के अंतर्गत क्या आते हैं? दो भाग आते हैं। पहला आता है प्राण शक्ति और दूसरा आता है परिपक्वता, मैच्योरिटी। ठीक, आवश्यक तत्व के अंतर्गत भी दो तत्व आते हैं, कौन कौन से? एक आता है अधिगम, ठीक है, सीखना या अनुकरण और दूसरा आता है संघर्ष एवं प्रयास। तो इस तरह से संघर्ष का अर्थ क्या होगा? अब तो उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए असंगति, तो यहाँ पर संघर्ष का अर्थ या साधन है, तो संघर्ष का अर्थ है यहाँ पर, साधन जो है गलत हो गया है यहाँ पर, तो इस आधार पर हम इसके साथ जाएंगे। तो ये जो है आपका यहाँ आंसर तीसरा सही होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए असंगति होती है, अर्थात जब भी बच्चे के विकास की बात करते हैं तो दो प्रमुख तत्व होते हैं, अनिवार्य और आवश्यक, प्राण शक्ति और परिपक्वता। ये बच्चे के अंदर सबसे पहले जान होना, प्राण होना जरूरी है। अगर बच्चे के अंदर प्राण नहीं होगा तो क्या होगा कि बच्चे आगे हम उसके विकास की बात ही कहाँ करेंगे। और जब बच्चे के अंदर जान होगी, शक्ति होगी, परंतु परिपक्वता नहीं होगी, मैच्योरिटी नहीं आएगी बच्चे में, है ना, बच्चे का शरीर गठन नहीं होगा, तो उसका विकास रुक जाएगा। तो ये अनिवार्य है, इन दोनों के बिना तो बच्चे के विकास की बात नहीं की जा सकती है ना। तो इस तरह से ये इसका एक तरह से साधन बनता है। आवश्यक, अधिगम या अनुकरण, तो आवश्यक में ये कि अगर बच्चा जिंदा है लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ों को अनुकरण करके आत्मसात कर रहा है, किसी के द्वारा बता करके उसको सिखाया जा रहा है, तो इससे उसका विकास होगा। और साथ साथ उसे अपने विकास में एक चीज़ और करनी होगी, खुद से स्वयं से भी प्रयास करने होते हैं और संघर्ष करना होता है। तो संघर्ष और प्रयास, ये दोनों चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं किसी बच्चे के लिए, के विकास के लिए। तो इस आधार पर इसका आंसर हम तीसरे के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न होगा हमारा, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम है। यशपाल समिति की रिपोर्ट किस लिए आई थी? तो इसे याद रखेंगे, जब हम बात करते हैं यशपाल की बात करेंगे, यशपाल कौन थे? तो इन्होंने किसने? यशपाल ने क्या किया था? इन्होंने एनसीएफ 2005 का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, तो इस आधार पर इसमें इन्होंने शिक्षक विकास में आईसीटी की ये रिपोर्ट थी, बिना बोझ के शिक्षा, प्रसारण के द्वारा शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब इन्होंने एनसीएफ 2005 तैयार किया था तो इसमें बच्चों के लिए क्या किया था? बच्चों के लिए एक बात कही, क्या? कि बिना भार के बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, बिना भार के
शिक्षा होनी चाहिए। तो बिना बोझ के या बिना भार के शिक्षा होनी चाहिए। तो इसलिए यशपाल समिति की रिपोर्ट जो 1993 में आई थी उसका नाम क्या था? बिना बोझ के शिक्षा। ये पहले ही इन्होंने कह दिया था बिना बोझ के शिक्षा, लेकिन जब इन्होंने 2005 में एनसीएफ बनाया है ना, राष्ट्रीय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या योजना, तो उसमें बिना भार के शिक्षा की बात कही, अपनी ही बात को इन्होंने दोहराया था। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न होगा यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अलग अलग बालकों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को के आधार पर न्यायोचित होता है, नियोजित कर दिया गया है, यहाँ पर होगा न्यायोचित, है ना, न्यायोचित, ठीक है, न्यायोचित ठहराया जा सकता है। तो अलग अलग बालकों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को न्यायोचित के किस आधार पर ठहराया जाए? विद्यार्थियों को भिन्नता पसंद है, यह कार्य की नकल को रोकता है, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अंतर को, इसे किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। तो ध्यान देने की बात है कि अलग अलग बालकों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को क्या है, ये किससे संबंधित? जब अलग अलग बालक कैसे होंगे, कहीं ना कहीं अलग अलग बालक हैं, तो स्वाभाविक है कि इनका कार्य जब उनको देंगे तो उनकी योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, बालक की योग्यता एवं क्षमता तथा मानसिक स्तर है ना, किसको दर्शाता है? व्यक्तिक विभिन्नता को दर्शाता है, विभिन्नता है ना को दर्शाता है। अतः आंसर क्या होगा? आंसर होगा विद्यार्थियों में व्यक्तिक अंतर। तो अलग अलग बालकों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को विद्यार्थियों में व्यक्तिक अंतर के आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है कि हर बालक की बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर बुद्धि के स्तर के आधार पर, ठीक, आधार पर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार द्वारा विकसित है। शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार किस आधार पर विकसित किया गया है? किसने किया? जॉन डीवी ने किया, सर जॉन एडमसन ने किया, सर इसाइक न्यूटन ने किया और सर रिचर्ड ब्रेनसन ने किया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया जो है, शिक्षा की दो ध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताई थी? तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर पे चलेंगे, सर जॉन एडम्स ने बताई थी। इन्होंने क्या बताई थी? दो ध्रुवीय प्रक्रिया, शिक्षा के दो ध्रुव कौन कौन से? तो शिक्षक और छात्र, शिक्षक और छात्र दो ध्रुव बताए गए, अर्थात देने वाला और लेने वाला, ठीक है, अदाता प्रदाता, ठीक है, अदाता और प्रदाता, अदाता, ठीक। सर जॉन डीवी और ये सब अपने अलग अलग उसके लिए जाने जाते हैं। शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, अब आ गई त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, है ना। तो शिक्षा की त्रिध्रुवीय है ना प्रक्रिया में क्या आएगा? तीन बातें आएंगी। कौन कौन सी? शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षक शिक्षार्थी समाज,
शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज। तो शिक्षक, प्रदाता, विद्यार्थी, आदाता, समाज, पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या बनेगा, प्रदाता देने वाला, आदाता लेने वाला, ठीक, और पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। ठीक, तो इस तरह से ये 3 ध्रुव बताए गए, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया इसको माना गया। किसने माना, किसने माना, तो जॉन डीवी ने, अमेरिका के शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है इस शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना कि पाठ्यक्रम या समाज जो है विद्यार्थी और शिक्षक को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, समाज और शिक्षार्थी और शिक्षक को जोड़ने का काम कौन करता है, तो पाठ्यक्रम करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। शिक्षा जीवनोन्मुखी है ना, जीवनोन्मुखी है, औपचारिक रूप से, गैर अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने, जीवनोन्मुखी का मतलब होगा शिक्षा, शिक्षा जीवन पर्यंत, जीवन है ना पर्यंत, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अतः यह अनौपचारिक रूप से हमेशा चलती रहती है। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनौपचारिक। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। टू एजुकेशन पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो टू एजुकेशन पुस्तक के लेखक, यहाँ पर जब नाम आता है तो हम सीधे सीधे उसके आंसर पर जाएंगे और वो महात्मा गांधी इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, बीएफ स्किनर हैं, आरएम गैने हैं, आईपी पावलोव हैं, ईएल थॉर्नडाइक है। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक आरएम गैने हैं, आरएम गैने। गैने ने अधिगम के 8 सोपान बताए हैं, गैने ने अधिगम के कितने सोपान बताए, 8 सोपान बताए हैं, 8 सोपान बताए हैं, 8 सोपान बताए हैं। ठीक, तो समय कम है, कल अगली क्लास में हम लोग इस पर जब भी कभी ऐसा रहेगा तो बात करेंगे। तो बस यहाँ पर सीधे द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो आरएम गैने। गैने का अधिगम का सिद्धांत है, गैने के अधिगम सिद्धांत में उन्होंने सीखने के 8 सिद्धांत या ये कह सकते हैं कि जंजीर बताई है, अर्थात ये भी कह सकते हैं अर्थात जंजीर है ना, जंजीर सिद्धांत दिया है, जंजीर सिद्धांत प्रतिपादित किया है, प्रतिपादित किया है। अगले की तरफ चलेंगे। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी सबसे अधिक कठिनाई महसूस करते हैं। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी सबसे अधिक कठिनाई महसूस करते हैं। सबसे पहले समझना है प्रथम पीढ़ी क्या होती है। तो प्रथम पीढ़ी शिक्षा में प्रथम पीढ़ी, शिक्षा में प्रथम पीढ़ी उस पीढ़ी को कहा जाता है, उस पीढ़ी को कहा जाता है जो पहली बार शिक्षा ग्रहण कर रही होती है। ठीक, अर्थात उससे पहले के पीढ़ी ने शिक्षा ग्रहण नहीं की होती है। पूर्व पीढ़ी कैसी होती है, तो
साक्षर नहीं होती है ना, तो उसी को प्रथम पीढ़ी कहते हैं। तो वर्कशीट के लेखन में, स्व अध्ययन में, लंबे उत्तर के प्रश्नों में, पहली भाषा सीखने में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहली बार भाषा सीखने में क्या होता है, प्रथम पीढ़ी को अधिक कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि उससे पहले की पूर्व की जो पीढ़ी होती है उसने उस पर कोई भी उसके पास का अक्षर ज्ञान नहीं होता है। तो आने वाली पीढ़ी, क्योंकि इसमें वंशानुक्रम, गति और वातावरण दोनों प्रभाव डालते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, और अगला प्रश्न हमारा नहीं है, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने ये 30 प्रश्न के का रिवीजन किया, इसका जो है पुनरावृत्ति हुई, और पिछले कई बार इस तरह की चीज़ों पर हम चर्चा परिचर्चा करते रहे हैं। आपसे आशा उम्मीद रहेगी कि आप इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी लाभ हो और कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन प्राप्त हो। इसी के साथ आज के इस वीडियो में आपसे विदा लेंगे, और अगले वीडियो में फिर पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।